हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। किसी कारणवश पूरा वीडियो खराब हो गया, ठीक है, तो हमारा आधा एक घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैप्टर 3 को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कम समय में ज़्यादा बातें समझ में आए ऐसा कोशिश करते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यही समझना है, ठीक है। तो इतना भाग को मिटा देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को इतना ही में हम बता देंगे, ठीक है। इतना ही में सारा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। चलिए देखिए हो गया। अब देखिए आप ये देख रहे हैं ये और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। क्या बोलते हैं इसको? व्यापक रूप। किसका? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे? ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो वैसा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिससे कि रेखा बनता हो। तो 2x + 3y = 5, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, नॉन वेरिएबल यानी कि चर मान और अचर मान। चर और अचर कम में ज़्यादा समझना है। देखिए चर किसे बोलेंगे, अचर किसे बोलेंगे? तो चर उसे बोलेंगे जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, यानी कि हमें उसका वैल्यू मालूम नहीं हो, ठीक है। जिसका मान हमें नहीं पता, जिसका मान हमें नहीं पता उसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो, मतलब कि उसका यहाँ पे x और y क्या है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं वेरिएबल, चर। अचर किसे बोलेंगे? जिसका फिक्स वैल्यू हो, ठीक है। क्या? फिक्स वैल्यू कहने का मतलब कि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई संख्या जैसे कि 2 हो, 4 हो, 2.8 हो, 5.8 हो, ठीक है, या फिर 1/2 हो, 2/3 हो, -5 हो, -6.5 हो। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? अचर हो जाएंगे, यानी जिसका वैल्यू फिक्स हो उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। उसको बोलते हैं क्या? नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल, ठीक है। और तो चर और अचर समझ गए इसमें क्या होता है, और ये व्यापक रूप समझ गए कि ये व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसी पे हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। चर अचर के अलावा क्या होता है? तो चर अचर के अलावा एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अचर को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अचर पद को, ठीक है, कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2x + 3y = 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या है? तो 2 है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, यानी कि इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? 2 है। 3 क्या है? y का गुणांक, ठीक है। और बराबर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 = 0। व्यापक रूप जो होता है ना उसी प्रकार लिख सकते हैं। और ये है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं? अचर। ये क्या है? अचर पद है। और x क्या है? चर। क्या है? चर। y क्या है? चर, ये भी चर है। तो x y का वैल्यू हमें पता नहीं है। ये y का मतलब कि ये 3 मल्टीपल है और ये मल्टीपल, यानी कि y 3 है और x 2 है। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब व्यापक रूप से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो x के गुणांक को हम बोलते हैं a1, y के गुणांक को b1 और
जो अचर पद है उसको C1, ठीक है। और इसी प्रकार का एक और मतलब कि समीकरण रहेगा, मान लीजिए 3x + 4y + 7 तो हम अब ये तो पहले मान लिए A1 B1 C1, तो इसके लिए हम मान लेंगे ये जो ये टर्म है वो क्या हो जाएगा A2, ये टर्म है ये क्या हो जाएगा B2, और ये टर्म क्या हो जाएगा C2। बात को समझना है। और एक्स वाई तो हमें इसमें भी एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चर है, यहाँ भी चर होगा, ठीक है, ये बात है। और इसी टर्म को समझने के बाद हम लोग ये पूरी बातें समझेंगे जो रैखिक समीकरण का है, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी मिटाते हैं, तो आपको अब समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना, 9th क्लास में क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, यानी कि 9वीं कक्षा में हम लोग पढ़े थे ऐसा। मान लीजिए दिया है 2x + 3y = 5 या फिर -5 = 0। तो यहाँ पे हमें खुद से मान मानना होता था। क्या होता था, खुद से मान के हम ग्राफ बनाते थे वहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या बना लेते थे, एक बॉक्स बना लेते थे, ऐसा बॉक्स बना लेते थे, और इसमें x और इसमें y। तो हम यहाँ से x y का या x का वैल्यू खुद से पुट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, यानी कि अगर देखिए इधर बढ़ेंगे ना इधर, तो ये y का वैल्यू होगा, नीचे जाएंगे तो y का ही वैल्यू होगा, लेकिन इधर जाएंगे तो x का वैल्यू, और इधर जाएंगे तो x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ नहीं जाए नहीं यहीं जाए, मतलब इसी पे रह जाए, तो इस बिंदु पे क्या होगा y = 0, ठीक है। यहाँ क्या होता है y = 0, और वैसे ही x इस पे क्या होता है x बराबर क्या होता है 0, x = 0 का ये ग्राफ है, और y = 0 का ये लाइन है। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि हमें y का वैल्यू पता नहीं है या फिर x का वैल्यू पता नहीं है, तो x का मान लेते हैं 0, ठीक है। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3y - 5 = 0, यानी कि 3y = 5, यानी कि y = 5/3। तो y क्या हो जाएगा 5/3। ऐसे ही अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 1 2, ठीक है। और ये 3y तो तहाँ ही 5 इधर जाएगा, ठीक है। तो 5 में से क्या घटेगा 2 बचेगा 3, और बाई 3, यानी कि ये भी क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस पे हम अगर इसका वैल्यू पुट करके शो करें, ये सब क्लास 9 के बाद बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी पढ़ना है, ग्राफ बनाना है यहाँ भी। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये माइनस में होगा, ठीक है। वैसे ही -1 -2 -3 -4, ये 0 रखे हैं 5/3 आया है। अगर वही x मान लीजिए 0 है, x मान लीजिए 0 है, तो y कितना है 5/3। y का वैल्यू कैसे जाएंगे, y के वैल्यू कैसे, तो ऊपर या फिर नीचे। तो प्लस में 5/3 यानी 5/3 5/3 कितना होगा 3 1 जा 3 6 जा 1.6, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे इसका वैल्यू आया, और x का कितना था 0, तो 1 आया आपका ये वैल्यू 0, और 5/3 यहाँ था, ठीक है। अगला है 1 1, अगर इसका 1 है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, तो इसका भी वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि इसका यहाँ आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये बिंदु है 0 और 5/3, ठीक है, और ये बिंदु आया 1 और 1, ठीक है। और दोनों बिंदु को मिला लेंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। तो किसी भी समीकरण से जो क्या है रैखिक समीकरण है, उसको उससे एक लाइन का निर्माण होता है। क्या होता है, लाइन का निर्माण होता है, और हम ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ना है पेयर, यानी कि युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म के बारे में पढ़ना है और उसको हल करना है। तो एक लाइन था, तो इसका हम ऐसे खुद से हल नहीं, खुद से मान के इसका निकालेंगे। अगर y का वैल्यू पता रहेगा तभी x निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू पता रहेगा तभी y निकाल सकते हैं। लेकिन आज जो सीखने वाले हैं उसमें क्या होगा, कुछ अलग होगा। इसमें क्या होगा, 2 समीकरण दिए रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 समीकरण। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, लिख रहे हैं। मान लीजिए ये है 2x + 3y = 5 +5 -5 लिख देते हैं बराबर 0। और एक और समीकरण लिख रहे हैं
3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वस टू 0। ये दो समीकरण बन रहा है। तो इस दो समीकरण से ना इस पे ना मान लीजिए इसका एक लाइन बना ऐसे ना बना था ऐसे, और इसका तो मालूम नहीं है लेकिन सोल्व करेंगे तो कुछ बनेगा। इसका ग्राफ बना ऐसे, तो इस पॉइंट पे कोई भी लाइन किससे मिलकर बना होता है, किस पॉइंट से, मतलब अनंत पॉइंट से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हर बिंदु पे कुछ न कुछ वैल्यू होगा एक्स का। हम एक्स का यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वाई के इस पे यहाँ फाइंड करेंगे इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा। उसी प्रकार इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा। और ये वैल्यू जो है ये दोनों जो समीकरण दिए हैं दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, हल होगा। तो कभी कभी देगा कि कभी कभी ग्राफ होगा कि जो कि एक ही पर ओवरलैप कर जाएगा, एक ही पे चढ़ जाएगा, तो उसका अनंत यानी कि हर बिंदु पे मिल रहा है। तो एक्स और वाई के वैल्यू कितना कॉमन है हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। अनंत यानी कि कोई भी लाइन में कितना बिंदु है हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर उस पर आ जाएंगे। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब समझेंगे, पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये बात समझ रहे हैं, तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ समझते हैं और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पूरे कॉन्सेप्ट से अवगत करा देते हैं। देखिए अब व्यापक स्टैंडर्ड रूप में ये होता है, और इस रूप में हम बिना देखे कैसे बताएंगे कि कितना हल होगा। एक बार कटता है तो एक होगा। देखिए तो व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम केवल इसको देख के बता देंगे कि किसका कितना हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी कि क्या होगा, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए व्यापक रूप में तो अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, केवल एक हल होगा। उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। ये पहले हमने लाइव वीडियो में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। मतलब हुआ है लेकिन जो क्वालिटी है अच्छा नहीं हुआ है, जिसका ऑडियो साफ नहीं आ रहा था इसलिए। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे को काटेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो काटेंगी तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो ये बिंदु कॉमन होगा, तो केवल एक ही जगह कटेगा। दो रेखाएं एक दूसरे को कितना जगह, एक ही जगह काट सकती हैं, तो इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। या तो केवल एक बोलते हैं या फिर अद्वितीय हल बोलते हैं। और रेखाएं क्या होंगी, आपस में प्रतिच्छेदी होगी। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होंगे, यानी कि इसका रेशियो निकालेंगे ना a1/a2 का, b1/b2 का, c1/c2 का, तो सब बराबर होगा। ऐसे में क्या होगा कि एक ही ये लाइन जो है एक ही पे ओवरलैप कर जाएगा, दोनों लाइन है कि मान लीजिए कि इसमें अलग अलग लाइन होता था, तो क्या होगा कि एक ही पे दोनों लाइन चढ़ गया, एक ही पे दोनों लाइन चढ़ गया। ठीक है, तो ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप कर गया तो ये क्या होगा, संपाती हो गया। इसको संपाती बोलते हैं, और इसके अनंत हल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, तीसरा और अंत कंडीशन है पता करने का, बिना देखे हम बता सकते हैं कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि बिना सोल्व किए, सोल्व करने का तो तरीका बताएंगे। 5 तरीका ऐसे हैं जो हम लोग सोल्व करेंगे। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, ठीक है, ब्रज गुणन विधि, ये सारी विधि हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो जब क्या होगा कि दो तो बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। मतलब ये बराबर होगा तो पता होगा क्या कि लाइन क्या होंगे, सीधा जाएंगे, मतलब एक ही में होंगे, लेकिन कांस्टेंट वेरी कर जाएगा तो लाइन अलग अलग वेरी करेंगे। इसलिए इनका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। इनका ग्राफ कैसा होगा, इनका ग्राफ ऐसे, कहीं ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कैसे भी पैरेलल होगा, तो कभी मिलेगा नहीं, तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इन दो पेयर के दो इक्वेशन का समीकरण है, तो उसका कोई हल संभव है ही नहीं। ठीक है, और इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा। तो ये तीनों बातें आपको हमेशा याद रखनी होंगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे। चलिए, तो आगे का पॉइंट देखते हैं। ये अगला पॉइंट क्या है, ये तो ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट मतलब कि ये क्वेश्चन है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं इन तीनों बातों को। तो चेक करेंगे कि इसके कितने हल हैं, और इसके कितने हल हैं, और इसके कितने हल हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहला जो है, पहला x - 2y बराबर 0, ठीक है, और दूसरा है 3x + 4y - 20 बराबर 0। व्यापक रूप वहाँ से लिखना सीखेंगे। a1 किसको बोल सकते हैं, तो a1 x के गुणांक को, a1 किसको बोला जाता है, x के गुणांक यानी x1 के गुणांक। तो यहाँ पे x है पहला में, और ये दूसरा है
तो यहाँ पे 1 से गुना में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है। क्या है? 1 है। फिर B1 में क्या है? तो यहाँ पे y के गुना में -2 है, तो -2। C1 क्या है? तो नहीं है, तो 0 है। C1 इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब उसी प्रकार हम A2 के कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 4 और C2 -20। ठीक है, अब इसको हम तीनों पैरामीटर पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर क्या होता है। तो A1/A2 करेंगे तो 1/-2 आ गया। ठीक है, B1/B2 करते हैं। B1 कितना है? -2 और B2 कितना है? 3। ठीक है, तो यहीं से देखिए पता चल गया कि ये आ रहा है और ये आ रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? काटेगा, और एक जगह कटेगा, और जितना जगह कटता है उतना ही हल होता है। तो एक इसके कितना हल होंगे? तो केवल एक हल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगले इसको चेक करते हैं, दूसरे नंबर को। थोड़ा सा पानी, दूसरे नंबर को चेक करते हैं। चलिए, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा में अब डायरेक्ट हम A1 A2 चेंज कर लेंगे। ठीक, A1 कितना है? तो x का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2। B1 कितना है? B1 कितना है? तो y का गुणांक यानी कि 3। ठीक है, C1 कितना है? यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद, तो कितना हो जाएगा? -9। ठीक है, वैसे ही A2 कितना है? तो 4। ठीक है, B2 कितना है? तो y का गुणांक 6। C2 कितना है? -18। और सबको क्या करते हैं? चेक करते हैं। A1/A2 क्या होगा? 2/4। 2/4 कटाएंगे, क्या आएगा? 1/2। B1/B2 चेक करते हैं, क्या होगा? 3/6 कटाएंगे, 1/2। C1/C2 चेक करते हैं, -9/-18, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। यानी कि क्या हो रहा है? तीनों बराबर आ रहा है, ये इसके और ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका क्या होगा? समपाती, यानी कि अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। और इसका ग्राफ जो बनेगा एक ही पे चढ़ जाएगा, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं एक ही हैं, दोनों रेखाएं क्या है? एक ही है, तो एक ही पे इसका क्या होगा? ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा। चलिए, तो ये हो गया इसका। अब तीसरा चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए, अगर कॉम्पिटिटिव के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है? ये फायदेमंद है। चलिए, तीसरा है, तो A1 कैसे पता करेंगे? तो x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1। A2 कैसे पता करेंगे? A2 नहीं, B1 कैसे पता करेंगे? तो y का गुणांक यानी कि 2। C1 कैसे पता करेंगे? तो यानी कि -4। A2 कैसे पता करेंगे? तो इसमें बराबर 2 है, y का गुणांक B2 हो जाएगा 4 और C2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये। चेक करते हैं, A1/A2 क्या होगा? 1/2। B1/B2 क्या होगा? 2/4 और C1/C2 क्या होगा? C1/C2 क्या होगा बताइए? तो C1/C2 हो जाएगा -4/-12, 0 0, ये कटेगा 1/2 और ये कटेगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 4। यानी देखिए ये दोनों बराबर तो आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो A1/A2 बराबर B1/B2 तो आ रहा है, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समानांतर है, और
और मिलेंगी नहीं तो हल होगा नहीं, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में, ये थ्योरी समझ में आया होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और ये जानेंगे कि द्विघात